हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमने टॉपिक शुरू किया था हमारा थर्ड चैप्टर का इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, उसका सेकेंड पार्ट जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था कि जो बहुत सारे राजा थे, महाराजा थे, वो ब्रिटिश के बहकावे में आकर जो अपना राज्य था उसके अंदर ब्रिटिश का शासन धीरे धीरे कर स्थापित करने को, मतलब वो उनका उद्देश्य तो नहीं था कि हम ब्रिटिश को अपने अंदर लाएंगे, पर वो धीरे धीरे करके ब्रिटिश के झांसे में आकर ब्रिटिश उनके जो कोर्ट था उनका, जहाँ पर फैसला करते थे, वहाँ पर धीरे धीरे कर फिर सेना में धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा कर लिया। और जो राजा महाराजा थे वो भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। बाद में उन्हें एहसास हुआ, पर एहसास भी कब हुआ? जब सब कुछ हो चुका था, यानी जब ब्रिटिश राज कर चुकी थी, मतलब जब ब्रिटिश का राज चलने लगा, तब वो कुछ भी नहीं कर पाए। बाद में उन्हें ऐसा एहसास भी हुआ था। और जो हमने पढ़ा था कि मतलब 4 पिलर से जो मतलब फोर पिलर से जिस पे पूरा मतलब डिपेंड है, ब्रिटिश डिपेंड था, उसमें हमने सिविल सर्विस पढ़ लिया है। अभी पढ़ेंगे मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम, अभी वो पढ़ेंगे हम। मिलिट्री and police force. The duty of military was to safeguard the British occupied region in India. अब मिलिट्री और पुलिस का काम ही ये होता है कि वो सेव करें, पर उनका काम नहीं होता कि हम दूसरों को सेव करें। अब जिन्होंने उन्हें अपॉइंट किया है वो उन्हें ही सेव करेंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें अपॉइंट किया था, इसलिए वो ब्रिटिशर्स के जो ऑक्यूपाइड रीजन जहाँ पर ब्रिटिशर्स कब्जा करके रखे हैं, उन सारे रीजन को मिलिट्री वाले क्या करते थे? सेफगार्ड करते थे। और जो पुलिस फोर्स थी वो इंडिया के अंदर का माहौल होता था, जो गली नगर ऐसे सारी चीज़ों पर वो खुद का वो वहाँ पर पुलिस फोर्स देखा करती थी। और जो इंडिया के चारों ओर का जो राज्य था वहाँ पर कौन देखा करता था? मिलिट्रीज देखा करती थी। एक्वायर न्यू टेरिटरीज एंड ब्रेक डाउन एनी रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया। अब जो बहुत सारे टेरिटरीज, बहुत सारे जो उन्होंने जीता था, वहाँ पर कब्जा करके रखा था, तो वहाँ पर कोई रिवॉल्ट ना हो, किसके सामने? ब्रिटिशर्स के। अब जो मिलिट्री और पुलिस फोर्स जो थे ये ब्रिटिशर्स की रक्षा करते थे। किसमें? कि वो पूरा मतलब मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वाज द ड्यूटी ऑफ पुलिस फोर्स। यानी जो उनका कंट्री है, ब्रिटिशर्स का बन गया था उस समय कंट्री। इंडिया में मतलब इंडिया के पीपल्स थे, उनका उस पर कोई हक रहा ही नहीं। सारा जो हुकूमत चल रहा था वो ब्रिटिशर्स का चल रहा था। उन्होंने अपना मिलिट्री फोर्स, ये सारी चीज़ें बनाई, जिसके चलते उन्होंने पूरा दृढ़ कर लिया था उनका जो मतलब एकदम स्ट्रेंथ, बहुत ही मजबूर कर लिया था अपने पावर को। किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें पूरे मेंटेन करके रखा पूरे इंडिया में। जुडिशियल सिस्टम, अब उनका जुडिशियल सिस्टम यानी कि उनका न्यायालय जो किस न्याय देते थे वो कैसा था, वो देखेंगे। द ब्रिटिश इस्टेब्लिश न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंग्लैंड। अब जो जुडिशियल सिस्टम इंग्लैंड में चलता था वही सेम जुडिशियल सिस्टम यूरोपियंस ने सोचा कि हम इंडिया में चलाएंगे, ब्रिटिशर्स ने सोचा इंडिया में चलाएंगे, और सेम ही जो जुडिशियल सिस्टम था वो इंडिया में भी चलने लगा। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड अ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट टू सॉल्व द लोकल केसेस। अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है, एक न्यायालय होता है, उसमें मतलब, पर वो न्यायालय अभी जैसा अभी है उस तरह का न्यायालय नहीं था। उस समय कुछ अलग तरीका का न्यायालय था। अभी देखते हैं किस तरह का न्यायालय था। अब वो न्यायालय इस तरह था कि जो सिविल, जो नागरिकों को, जो इंडियन नागरिक के लिए अलग था, और क्रिमिनल्स के लिए, जो बुरे काम करते हैं उनके लिए अलग था। फॉर हाई रिकन्सिडरेशन ऑफ द जजमेंट अ हाई कोर्ट वॉज स्टैब्लिश। अब अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट का फैसला अगर गलत लग रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला गलत किया है ऐसा किसी को लग रहा है, तो वो हाई कोर्ट पे जा सकता है कि मुझे इसकी मंजूरी नहीं है, मैं इस आदेश को नहीं मानता, इन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। तो वो जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो हाई कोर्ट तक जा सकता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुझे न्याय नहीं दिया, इसलिए आप मुझे न्याय दीजिए। एक ऐसा किसको बोलेगा? हाई कोर्ट को बोलेगा। फिर हाई कोर्ट जो जजमेंट देगा वही एकदम पक्का जजमेंट रहेगा। जब वो डिस्ट्रिक्ट छोड़कर हाई कोर्ट के पास जाता है, अगर बाय चांस कोई चाहता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं, मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास जाऊंगा, तो हाई कोर्ट वाले उससे ज़रूर पूछेंगे कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों नहीं
मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप पहले क्यों नहीं गए, पहले आप यहाँ पर क्यों आए। अगर उनको आपके बात सही लगी तभी वो आपका केस चालू करेंगे, नहीं उसके पहले नहीं चालू करेंगे। ऐसा उस समय जो ब्रिटिशर्स ने ये काम थोड़ा सही था, ब्रिटिशर्स का ये काम थोड़ा सही था। ये क्रिमिनल के लिए और सिविल के लिए अलग अलग होना चाहिए कोर्ट। अगर एक किसी को न्याय नहीं मिलता है नीचे वाले कोर्ट पे, तो वो ऊपर वाले कोर्ट पे जाकर न्याय मांग सकता है। ये भी उनका अच्छा था और वो आज भी थोड़ा थोड़ा फॉलो हो रहा है। पर थोड़ा आज सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है, अगर हाई कोर्ट का मंजूरी अगर आपको नहीं मानना है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो। अभी देखते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। अभी जो इक्वालिटी जो है, अभी जो इक्वालिटी सबको एक बराबर है, सब भारत की एक नागरिक है और भारत के नागरिक होने के कारण सबको अपना अपना राइट्स पता है। इन अर्ली टाइम्स लॉ इन इंडिया डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर वॉज डिफरेंस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म। अब जैसा अभी सब इक्वलिटी के सब नीचे हैं, सब एक समान है, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। पहले ब्रिटिशर्स अपने आप को ज़्यादा होशियार या फिर अपने आप को ज़्यादा वीर समझा करते थे और वो मतलब हर जगह मतलब रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं हुआ करता था उस समय। और वहाँ जो उनके जजमेंट थे, जो उनके मतलब उनका मानना था कि जो कास्टिज्म के हिसाब से वो खुद का जजमेंट सुनाएंगे। Under the leadership of Lord Macaulay, the committee was set up to create the code of law. The Indian Penal Code was enforced all over British India with the British principle of equality before law. अब ब्रिटिश का प्रिंसिपल था कि मतलब सबको मतलब सब इक्वल है, किसके नीचे, लॉ के नीचे। अगर कानून है, रेगुलेशन है, तो उसके नीचे सब इक्वल है। चाहे उनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इक्वल ही हैं, किसके नीचे, उनके लॉ के नीचे, जो उन्होंने लॉ बनाया था। तो मतलब फिर भी वो कहीं कहीं पे ऐसा लिखा ना यहाँ पर, डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस देयर वाज डिफरेंस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म। यानी कि कास्ट के ऊपर उस समय मतलब कहीं कहीं कोई जगह था जहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं आया था ब्रिटिशर्स का। उस जगहों पर क्या होता था कि मतलब जो उनका ब्रिटिशर्स का जो मतलब उतना सुना नहीं करते थे, इसलिए वो खुद के हिसाब से काम करते थे। जो अलग लोग थे वो ब्रिटिशर्स का सुना नहीं करते थे, इसलिए खुद के हिसाब से काम करते थे। अब उनका काम इस तरह था कि वो कास्ट के मतलब वो कास्ट वाइज सज़ा देंगे। अगर कोई छोटे कास्ट का है तो उसे ज़्यादा सज़ा मिलेगा, बड़े कास्ट का तो उसे कम सज़ा मिलेगा। क्योंकि बड़े कास्ट वाले क्या होते हैं, कुछ पैसे दे के कुछ दे के वो उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले अ कमिटी वॉज सेटअप टू क्रिएट अ कोड ऑफ लॉ। अब उस समय किसका लीडरशिप चल रहा था, मैकॉले। इनका नाम थोड़ा मतलब जो ब्रिटिशर का नाम जो होता है ना थोड़ा अलग अलग होता है, ब्रिटिशर्स टाइप होता है इनका नाम। मतलब अभी लॉर्ड मैकॉले ने क्या किया कि उन्होंने एक कोड बना, मतलब किस तरह का कोड, मतलब अगर ऐसा तुम सजा करो, मतलब ऐसा तुम मतलब जिस तरह तुम जुर्म करोगे उसी तरह से तुम्हारा जो सज़ा मिलेगी। तुमने कोई अगर किसी को मार डाला, किसी के साथ कुछ अलग काम किया तो उसके लिए अलग सज़ा होगा। तुमने छोटा मोटा कुछ चोरी किया उसके लिए अलग सज़ा होगा। तुमने किसी को चीट किया उसके लिए कुछ अलग सज़ा होगा। उसी को कहते हैं कोड ऑफ लॉ। क्या कहते हैं, कोड ऑफ लॉ। द इंडियन पेनल कोड वॉज एनफोर्स्ड ऑल ओवर द ब्रिटिश विद इंडिया विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। और जो ये लॉ था अब धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में फैलते जा रहा था कि सब ब्रिटिशर्स के नीचे हैं, या फिर जो ब्रिटिशर्स ने जो लॉ बनाया है उसके सब नीचे रहेंगे। बट देयर वेर सम डिफेक्ट्स इन इट। अब जो उन्होंने लॉ बनाया था, जैसे हमने देखा कि कई जगहों पर लॉ को पालन नहीं करते थे, कुछ अपना कास्टिज्म यूज़ किया करते थे उसी, और भी उसमें कुछ डिफेक्ट थे किसमें, जो ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया था। देयर वेर सेपरेट कोड्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर द यूरोपियंस। अब जो यूरोपियंस थे उनके लिए सेपरेट लॉ, सेपरेट जो उनका डिफरेंट मतलब सेपरेट लॉ, सेपरेट यूरोपियंस के लिए कुछ अलग लॉ था, उनको कुछ अलग तरीके से लॉ को पालन करना पड़ता था। न्यू लॉज वेर डिफ़िकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल। और जो मतलब
मतलब जो कॉमन पीपल है वो उनको उतना समझ में नहीं आता था, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल। और वो अगर ब्रिटिशर्स उनको कुछ भी सलाह देती थी वो सीधा जेल में चले जाते थे। उनको उतना ज्ञान नहीं था, उनको उतना पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। लीगल केसेस बिकेम एन एक्सपेंसिव अफेयर फॉर द कम्युनिटी एंड द केसेस रिमेन पेंडिंग फॉर ईयर्स टुगेदर। यानी कि जो ब्रिटिशर्स का जो मतलब उनके लिए अलग लॉ होता था, मतलब कोई इंडियन ऐसा क्राइम करेगा तो उसको फांसी, और कोई यूरोपियन तो वही क्राइम करेगा तो उसको 5 साल की सज़ा। क्या ये सही है? नहीं सही है। और इसी को डिफेक्ट कहते हैं, किसमें? ब्रिटिशर्स के लॉ में, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आया था उस समय। और मतलब इसी के चलते जो ब्रिटिशर्स का जो उनका था वो जल्दी जल्दी निपट जाता था, उनको छोड़ दिया जाता था, या फिर वो कुछ पैसे देकर या फिर कुछ दलाली कर वो मतलब वहाँ से हट जाते थे, उधर से हट जाते थे। और जो इंडियंस थे उनके ऊपर बहुत सारा कार्रवाई चलता था, धीरे धीरे बहुत साल लग जाते थे। इसलिए बहुत सारे जो है ना रिमांड पेंडिंग चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस जो है वो पेंडिंग चलते थे उस समय। मतलब उनका बहुत टाइम लगता था, उनको बहुत बड़ी सज़ा दी जाती थी, इसलिए उनका बहुत टाइम लगता था उनको वहाँ से बाहर निकलने के लिए। और उस समय जो ये लोग थे उन्होंने उनको बहुत गरीब भी कर दिया था। किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। अब देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश का इकोनॉमिक पॉलिसीज किस तरह था वो देखते हैं। सिंस एशियन टाइम देयर वेर इन्वेशन इन इंडिया। अब एशियन टाइम से ही हमारे इंडिया में इन्वेशंस हो रहे हैं, यानी कि वाह कोई हम पे हमला करने आ रहा है, कोई हमसे लड़ने आ रहा है, कोई हमारे यहाँ पर रहने आ रहा है, कब्जा करने आ रहा है। ऐसा सब एशियन टाइम से चलते आ रहा है। मेडिवल भी गया और अभी मॉडर्न चल रहा है हमारा, और ये सब चलते ही हो रहा है। एंड वे आर एब्जॉर्व इन इंडियन कल्चर। और वो जो आते हैं वो हमारे इंडियन कल्चर में घुल मिल जाते हैं। इवन थ्रू दे रूल हियर। और उसी के चलते वो जब घुल मिल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इंडिया में रूल रेगुलेशन किस तरह चल रहा है, ये अपने यहाँ पर जो उनकी रिसोर्सेज है किस तरह यूज़ करते हैं, और उसी के चलते वो धीरे धीरे करके पूरा इंडिया पे रूल करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह ब्रिटिशर्स ने किया था। इवन थ्रू दे रूल हियर और दे नेवर मेड एनी चेंजेस इन द बेसिक्स इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। और जब वो मतलब बहुत सारे एशियन टाइम में बहुत सारे रूलर्स आए थे, बहुत सारे लोग आए थे जिन्होंने हमारे इंडिया पे कब्जा करना चाहा, और उन्होंने कब्जा भी किया, पर उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं लाए, उन्होंने इंडियन कल्चर में कुछ चेंजेस नहीं लाए। बट द ब्रिटिश वेर एक्सपेंशन। पर जो ब्रिटिशर्स का था वो मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए। किसमें? हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे इंडिया में। इंग्लैंड वॉज अ मॉडर्न नेशन। जो इंग्लैंड था वो एक मॉडर्न नेशन था, एक मतलब वहाँ पर सब सारी चीज़ें टेक्निकल थी। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रिवेलिड, हैंस दे इंक्लूडेड an economic system in India which was conducive to economic system in England। यानी कि जो यूरोप था वहाँ पर सब टेक्निकल थे, इसलिए जब ब्रिटिशर्स वहाँ से इंडिया में आए तब उन्होंने इंडिया के अंदर धीरे धीरे कर बहुत सारे टेक्निकल औजार बनाए, टूल्स बनाए, जिसके चलते वो किसी भी आर्मी से बेफिक्र लड़ सकते थे। और वही सारी चीज़ें उन्होंने इंडिया में भी लेकर आए, जो वो अपने यूरोपियन देश में करते थे, उनका इंडियन देश को बढ़ाया करते थे। उसी तरह मतलब यूरोपियन देश को अभी वो इंडिया में भी वैसा ही करना चाहते थे। बाकी जो एशियन टाइम में जो राजा महाराजा आए थे हमारे इंडिया में, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ इंडिया को सिखाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें इंडिया में उन्होंने ही लाया था। ड्यू टू दिस ब्रिटिशर्स गेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और इसी के चलते जब उन्होंने इंडिया में भी व्यापार करना चाहा, इंडिया को भी जो लॉस रेगुलेशन जब उनको समझ में आया, तो उन्होंने खुद की जो फैक्ट्रीज डाली, यहाँ पर खुद की कंपनीज डाले, जिसके चलते उनको बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। और इंडिया को कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, उनको खाली नुकसान हुआ, और उन्हें एक्सप्लॉयटेशन का सामना भी करना पड़ा। यानी कि वो एकदम दबा कर रहते थे, मतलब ब्रिटिशर्स के नीचे एकदम दबे हुए थे वो। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। अब देखते हैं लैंड रेवेन्यू पॉलिसी किस तरह था, किसका? ब्रिटिशर्स का। अब हमारे इंडिया में पहले किस तरह था, और जब ब्रिटिशर्स आए
तब किस तरह हुआ? बिफोर द ब्रिटिश रूल द विलेज इकोनॉमी सिस्टम वॉज सेल्फ सफिशिएंट थ्रू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विसेज द नीड्स ऑफ द विलेज वेर फुलफिल इन द विलेज इटसेल्फ। यानी कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उसके पहले जो हमारा इंडिया था वो सेल्फ सफिशिएंट था, यानी कि उसको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसको जो भी चाहिए, खाना पानी, जो सारी चीज़ें चाहिए वो उसको इंडिया में मिल जाती थी, इसलिए उसको सेल्फ सफिशिएंट कहा जाता था। थ्रू द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विसेज द नीड्स ऑफ विलेज वेज फुलफिल इन द विलेज इटसेल्फ। यानी कि जो वो एग्रीकल्चर करते थे या फिर एग्रीकल्चर को छोड़कर जो और भी सारी कारपेंटरिंग करते थे या फिर दूसरे काम का करते थे, लोहार थे, कुम्हार थे, जो ये सारे इसके चलते वो सेल्फ सफिशिएंट थे और वो अपने विलेजेस में ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध थी और वो एकदम फुलफिल थे। उसके चलते उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ऑफ द स्टेट, इनकम ऑफ द स्टेट। अब जो लैंड रेवेन्यू था वो मतलब उनका एक इनकम था, मतलब लैंड रेवेन्यू उनका इनकम चलता था स्टेट के ऊपर। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड रेवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप। द फार्मर वॉज एक्सेम्प्ट from taxation in case of loss of crops. Revenue was mainly collected in the form of grains. Even in case of the late payment of tax, the farmer land was not confiscated. यानी कि जब ब्रिटिश नहीं आई थी उसके पहले भी टैक्स लिया करते थे। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश आने के बाद ही सब टैक्स लगा, उसके पहले भी टैक्स लिया करते थे। अब टैक्स क्यों लिया जाता है, मैंने आपको बताया था। टैक्स लिया जाता है ताकि इंडिया का डेवलपमेंट हो। अगर अपना राज्य चल रहा है तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा, ब्रिटिश का राज्य चल रहा है तो ब्रिटिश का डेवलपमेंट होगा। अब टैक्स इसी के लिए लिया जाता है कि उस टैक्स के पैसे से हम डेवलपमेंट करें इंडिया का। और जब ब्रिटिश नहीं थी उसके पहले भी बहुत सारे क्रॉप्स कल्टीवेटेड हुआ करते थे और ब्रिटिश आने के बाद ही ऐसा नहीं हुआ। पहले से इंडियन कल्चर में क्रॉप्स कल्टीवेटेड हुआ करते थे। द फार्मर वॉज एक्सपेंड फ्रॉम टैक्सेशन इन केस ऑफ लॉस क्रॉप्स। यानी कि जब अभी जब ब्रिटिश आया था तो ब्रिटिश नहीं थी उसके पहले अगर फार्मर्स का कुछ क्रॉप्स का लॉस हुआ करता था, क्रॉप्स अगर ज़्यादा बाढ़ आ गया, ज़्यादा धूप हो गया, कम अगर धूप रहा, पानी ही नहीं आया तो जो क्या होता है, जो फार्मर्स का क्रॉप्स का लॉस होता है और जिसके चलते रेवेन्यू वॉज मेनली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। और उनसे मतलब अगर ऐसा नहीं कि अगर आपका क्रॉप्स उगे या ना उगे हमें टैक्स चाहिए, ऐसा नहीं करते थे हमारा इंडियन गवर्नमेंट इस तरह काम करता था कि अगर लॉस हुआ तो हम रेवेन्यू कम लेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो रेवेन्यू प्रॉफिट के हिसाब से लेंगे। ऐसा करते थे कौन, हमारा इंडियन कल्चर। रेवेन्यू वॉज मेनली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। अब रेवेन्यू क्या था, वो कैश नहीं लिया करते थे, उनका ज़मीन नहीं लिया करते थे, वो ग्रेन में से कुछ हिस्सा लिया करते थे। अगर आपका 1 बीघा खेत है तो उसमें से उनका 1 मंडी का जो हिस्सा हो जाएगा वो टैक्स में चला जाएगा, बाकी तो फार्मर्स का ही रहेगा। यानी उस समय जो हमारे इंडियन कल्चर थी वो सेल्फ सफिशिएंट थी। रेवेन्यू वॉज मेनली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स इवन इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपका जो पेमेंट हो रहा है टैक्स का, अगर थोड़ी सी देरी हो गई, आपने शायद क्रॉप थोड़ी देर बाद मतलब थोड़े महीनों बाद उगाया होगा तो उसमें जो क्या होता है ना, क्रॉप्स की जो उगते हैं, जो पकते हैं तो टाइम लग जाता है और उसी के चलते पेमेंट लेट होता है। तो उस समय जब अगर पेमेंट लेट होता है द फार्मर लैंड वॉज नॉट कॉन्फिस्केटेड। और उस कॉन्फिस्केटेड यानी जब्त करना, जो टैक्स इनकम टैक्स वाले उसको जब्त नहीं करते थे, उसको अपने अंदर नहीं लाते थे, वो उन्हें मौका देते थे कि आपको 1 महीने की टाइम दे रहे हैं, 2 महीने की टाइम दे रहे हैं, 3 महीने की टाइम दे रहे हैं और उस पर थोड़ा बहुत ब्याज भी लिया करते थे। पर टू इंक्रीज द इनकम, अभी ये हो गया इंडिया में। जब ब्रिटिश नहीं थी उसके पहले इंडिया में ऐसा इतनी अच्छी कार्य हुआ करती थी कि अगर आपको अगर लॉस हुआ तो हम आपसे कम रेवेन्यू लेंगे, प्रॉफिट हुआ तो हम लैंड में जितना खेती हो रहा है उसके हिसाब से पैसा लेंगे, और अगर आपका लेट पेमेंट हो रहा है तो भी हमें कुछ दिक्कत नहीं है, और अगर बारिश नहीं हुई उसके चलते आपको लॉस हुआ तो उसमें भी हम कुछ कम लेंगे। ऐसा पहले इंडिया में अच्छी तरीके से चलता था। टू इंक्रीज द ब्रिटिश मेड इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीज इनकम। जब
अब ब्रिटिशर्स का काम ही नहीं था कि वो कितना पैसा चाहे वो इंडिया से ले ले, इंडिया से वो सब पैसा ही लेने आए थे, कितना लूट सकते हैं लूट ले इंडिया को, उनका काम ही यही था। और उन्होंने इसके चलते रेवेन्यू सिस्टम में चेंजेस लाए। पहले का रेवेन्यू सिस्टम इस तरह का था, और अब पढ़ेंगे जब ब्रिटिश आई तो उसके बाद रेवेन्यू सिस्टम किस तरह हुआ। लैंड वॉज मेजर्ड एंड एज पर द एरिया ऑफ लैंड द टैक्स वॉज फिक्स। अब उस समय लैंड को मेजर करते थे और लिख के रखते थे, और उसी के चलते उनका जो फिक्स रेट था वैसा नहीं करते थे। पेमेंट वॉज टैक्स मस्ट मेड कंपल्सरी इन द फॉर्म ऑफ केस। अब उनका क्या मानना था ब्रिटिशर्स का, अगर आपकी खेती हो या ना हो, खेती हो या ना हो, चाहे बारिश आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे कुछ भी आए, या फसल उगे ना उगे, हमें टैक्स चाहिए, हमें टैक्स चाहिए। हम उसमें घटाएंगे नहीं, हम उसमें बढ़ाएंगे नहीं, हम आपको लेट अगर दोगे तो हम आपकी ज़मीन को जब्त कर लेंगे। पर इंडिया में ऐसा पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था। ऐसा किसका मानना था? ब्रिटिशर्स का मानना था कि आपका कुछ भी होने दो पर हमें टैक्स चाहिए। पेमेंट ऑफ टैक्स वॉज मेड कंपल्सरी इन द फॉर्म ऑफ केस। अब जो उनका पेमेंट, इंडिया में पेमेंट किस तरह हुआ करता था टैक्स का? ग्रेन को लिया जाता था, गेहूं को लिया जाता था, उन्होंने जो फसल की है उसमें से थोड़ा हिस्सा लिया जाता था। पर इन्होंने बोला कि हमें कैश चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए, कि हमें ग्रेन नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। इन्होंने ऐसा कंपलसरी रखा, जो पहले लिखा ना, मेड कंपलसरी इन द फॉर्म ऑफ केस। इफ द फार्मर फेल टू पे टैक्स इन टाइम देन हिज लैंड वुड बी कॉन्फिस्केटेड। यानी कि अगर फार्मर्स अगर फेल हो गया टैक्स देने के लिए, उसकी खेती बाई चांस नहीं हुई, बाढ़ आ गई, अगर वो फेल हो गया कि नहीं दे पा रहा है उतना सारा टैक्स नहीं दे पा रहा है, तो इंडिया में पहले हुआ करता था अगर ज़्यादा टैक्स नहीं दे पाते तो उनसे कम रेवेन्यू लिया जाता था। पर इन्होंने बोला कि हमें फिक्स चाहिए, अगर आपकी ज़मीन इतनी है तो हमें इतनी रेट चाहिए ही चाहिए। और इसी के चलते जो इंडियन जो लोग थे वो उतना सारा पैसा एफर्ट्स नहीं कर पाते थे, उतना सारा पैसा उन्हें दे नहीं पाते थे, क्योंकि उनका ग्रेन भी उतना अच्छे से नहीं होता था। तो पैसे लाएंगे भी तो कहाँ से लाएंगे? इसलिए उनका जो खेती था वो कौन जब्त करता था? ब्रिटिशर्स उनको अपने कब्जे में ले लेते थे कि हम, अगर आप हमें कैश नहीं दे रहे तो हम आपकी खेती के ऊपर जाएंगे, खेती आपके ले लेंगे हम। ऐसा इनका मानना था ब्रिटिशर्स का। इतना जुल्म करते थे ये इंडियन कल्चर पे। The British system of land revenue collection different from place to place which led the exploitation of all farmers। और इसी के चलते ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ा। इंडियन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड किया, उनकी मजबूरी को समझा नहीं, बल्कि उन्होंने सोचा कि हम खाली पैसा लेंगे, वो चाहे मरे चाहे कुछ भी करे, हमें उससे कुछ भी मतलब नहीं है, हमें खाली पैसा चाहिए। इसीलिए गांधी जी के शुक्र मनाइए, जो गांधी जी थे और जो बाकी फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने हमारे इंडियन कल्चर को इतना बदल दिया कि आज हम एक सुकून की लाइफ तो जी रहे हैं। अगर हम उस समय होते तो सोच सकते थे कि उतना मतलब कितना एफर्ट्स करना पड़ा होगा उतने फार्मर्स को, उनको भूखा भी रहा पड़ना होगा और भूखे भी रहे होंगे। इतना एक्सप्लॉइटेशन का सामना करना पड़ा था किनको? फार्मर्स को। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब कुछ दुष्ट परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस यानी फार्मर्स के ऊपर दुष्परिणाम किस तरह किया, उनको कौन कौन सी और भी तकलीफ दी, किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। अभी वो सारी चीज़ें लैंड रेवेन्यू सिस्टम के आगे पीछे पढ़ेंगे। देयर वेर अनडिसरेबल इफेक्ट्स ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द रूरल लाइफ। जो ग्रामीण रूरल लाइफ यानी जो खेती करते हैं, जो मतलब जो डेवलप, एक सिटी नहीं एक गांव होता है, रूरल यानी गांव टाइप जो होता है एरिया, उसे रूरल लाइफ कहते हैं। वो उनको अनडिसरेबल यानी कि दुष्ट परिणाम सहना पड़ा, इफेक्ट्स सहना पड़ा लैंड रेवेन्यू के चक्कर में। किन्हें? फार्मर्स को। फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस इंडियन फार्मर्स स्टार्टेड सेलिंग क्रॉप्स एट वॉट एवर प्राइस इट रिसीव। अब मैं आपको समझाता हूँ अपने लैंग्वेज में, इसमें थोड़ा अलग लिखा है पर मैं अपने लैंग्वेज से समझाता हूँ। जो फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस यानी कि जो ब्रिटिशर्स क्या करती थी, उन्हें ग्रेन्स नहीं चाहिए, उन्हें कैश चाहिए। अगर कैश नहीं दिया तो वो क्या करते थे, उनकी ज़मीन हड़प लेते थे। तो फार्मर्स ने क्या सोचा कि हम अपने जो उनका ग्रेन्स है उसको बेच देंगे,
ग्रेन्स को बेच देंगे और कुछ जो भी पैसा मिलेगा वो हम किसको दे देंगे, ब्रिटिशर्स को दे देंगे। क्योंकि अगर हम ब्रिटिशर्स को जो पैसा देंगे वो बहुत ही कम रहेगा और अगर हम कहीं और बाहर बेचेंगे तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा ज़्यादा मिल ही जाएगा जो कि हम ब्रिटिशर्स को दे पाएंगे, इसलिए वो उनको जो भी प्राइस होता था, कुछ भी प्राइस, वो बाहर बेच देते थे। क्योंकि उन्हें लगा कि अगर ब्रिटिश तो ग्रेन लेती नहीं है, चावल गेहूँ कुछ लेती नहीं है, उन्हें कैश चाहिए, इसलिए वो बाहर से कुछ भी बेचकर वो पैसा लेकर ब्रिटिश को देना पड़ता था। क्योंकि अगर वो पैसा ब्रिटिश को नहीं देंगे वो ग्रेन भी नहीं लेंगे, और ग्रेन भी नहीं लेंगे तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा। अगर पैसा नहीं मिला उन्हें तो जो लैंड को जब्त कर लेंगे, इसलिए उन्हें कोई भी प्राइस में, कितना भी प्राइस मिलने दो, वो अपनी ग्रेन्स को बेच दिया करते थे। द मर्चेंट एंड ब्रोकर्स स्टार्टेड परचेसिंग देयर गुड्स एट मिनिमम रेट। अब जो मर्चेंट भी कुछ बाहर के थे, कुछ इंडिया के थे, जिन्होंने उस ग्रेन्स को बहुत ही कम मात्रा में, मतलब उसका रेट समझ लो 90 है तो उसको आप मजबूरी के समय पर आप उसे 85 रुपया दे रहे, तो ये क्या सही है? नहीं सही है। इसलिए मर्चेंट का भी बहुत बड़ा हाथ था ब्रिटिशर्स के साथ थे कौन? मर्चेंट। वो भी इंडियन फार्मर्स का साथ नहीं देते थे, वो भी खुद का ही पैसा ढूंढा करते थे। एट सर्टेन टाइम्स द फार्मर्स हैड टू mortgage his land on the money lender for arrangement of money to pay the taxes। अभी मैंने आपको मैंने आपको बताया कि अगर कभी कभी जो उनका ग्रेन्स था वो कभी कभी फसल नहीं अच्छे से नहीं होती थी, कभी धूप, कभी ज़्यादा बारिश, इसके चलते उनका फसल अच्छे से नहीं हुआ करता था उस समय। इसलिए उन्होंने सोचा, तो अगर फसल अच्छे से नहीं हुई तो वो ग्रेन कम बेच पाएंगे, और अगर ग्रेन कम बेचा तो उनको पैसा भी बहुत ही कम मिलेगा, जिसके चलते जो पैसा जो मिलेगा वो खाली अपने घर के लिए यूज़ कर पाएंगे, वो ब्रिटिश को किस तरह देंगे। और ब्रिटिश क्या चाहता है कि अगर आपको मिला है, अगर आपके पास इतनी बड़ी खेती है तो हमें इतना बड़ी खेती का पैसा चाहिए, पर ये वो नहीं समझते कि इतनी बड़ी खेती में कितना नुकसान हुआ है, ये ब्रिटिशर्स नहीं सोचते। इसलिए जो फार्मर्स थे उन्होंने अपने जो उनका लैंड था उसको मॉर्गेज यानी उसको गिरवी रख दिया। किसको? मनी लेंडर को। किसके लिए? अरेंजमेंट के लिए। किसका? पैसे के अरेंजमेंट के लिए उन्होंने अपने लैंड को गिरवी रखा। किसको? मनी लेंडर को। जो पैसा लेता है, देता है, गिरवी रखता है, उसको कहते हैं मनी लेंडर। और इसी के चलते वो धीरे धीरे कर फार्मर बिकम बैंकरप्ट। और इसी के चलते जो फार्मर्स थे वो धीरे धीरे कर उस जो उनका लैंड था, वो भी जो मनी लेंडर थे वो भी कुछ अच्छे नहीं थे, वो ब्रिटिश से मिले हुए थे, उनका भी ब्रिटिश के साथ बहुत बड़ा हाथ था, और उन्होंने धीरे धीरे करके उनको बैंकरप्ट कर दिया। इन केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन द फार्मर हैड टू सेल हिज लैंड। अब अगर उन्होंने जो पैसा किससे लिया? मनी लेंडर से लिया, अपना खेत गिरवी रखा और उनसे पैसे लिए, और वो पैसे किसको दिए? ब्रिटिशर्स को देंगे। और किसको देंगे? क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आपकी खेती किसी भी तरह का होने दो, उन्हें पैसा चाहिए। और इसी के चलते जब वो पैसे लेते हैं, फार्मर्स मनी लेंडर से पैसे लेते हैं, तो उनका एक जवाबदारी होता है कि वो 1 साल में 2 साल में उनका पैसा लौटा देंगे। पर अगली बार भी अगर उनका जो ग्रेन है, जो उनका फसल है, वो अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो उन्हें उस ज़मीन को छोड़ देना पड़ता है। क्योंकि वो उतने समय में वो खुद का मतलब पैसे उनको देकर ज़मीन छोड़ा तो नहीं सकते, उनके पास पैसा आएगा भी कहाँ से। इसलिए वो जो ज़मीन कौन जब्त कर लेता था? मनी लेंडर। क्योंकि उसे पैसे मिलते ही नहीं थे फार्मर से, तो उसने सोचा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे तो इसको मैं खुद रख लूँगा। और इसी के चलते द फार्मर्स हैड टू सेल हिज लैंड, और उन्हें उस अपने लैंड को सेल कर देना पड़ता था, बेच देना पड़ता था। द फार्मर्स वॉज एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट, जमींदार, मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट। और इसी के चलते जो फार्मर्स थे वो ज़मींदार जो ज़मीन खरीदा दिया करते थे, मनी लेंडर जो गिरवे रखते थे, और जो मर्चेंट्स थे जिन्होंने उनके ग्रेन्स को कम पैसा दिया, इसके चलते इन्होंने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड किया था उस समय।
कमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखते हैं व्यापार, कमर्शियलाइजेशन यानी व्यापार करना एग्रीकल्चर का। इनिशियली फूड ग्रेन्स वर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स। अब जो फूड ग्रेन्स उस समय कल्टिवेट करते थे कौन, फार्मर्स। इट यूज टू फुलफिल देयर डोमेस्टिक नीड्स एज वेल एज नीड्स ऑफ विलेज। अब उनकी जो घरेलू खर्च थी और जो उनका नीड्स था कुछ बाहर का, वो भी उसमें फुलफिलमेंट हो जाता था जो वो एग्रीकल्चर करते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मोर एनकरेजमेंट टू कैश क्रॉप लाइक कॉटन, इंडिगो, टोबैको, टी एसेट्रा। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा अभी कॉटन, इंडिगो, टोबैको, टी ये सारी चीज़ें कहाँ पर हुआ करती थी, यूरोपियन में हुआ करते थे। जो यूरोपियन में जो ब्रिटिश थे उन्होंने सोचा कि अभी हम यूरोपियन में इतनी सारी खेती करते हैं तो क्यों ना हम इसको इंडिया में लेके जाए। अगर ये इंडिया में चलाएंगे तो हमारा जो व्यापार है वो भी बढ़ेगा और हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, किससे, फार्मर्स से। और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने टी, टोबैको, इंडिगो, कॉटन ये सारी चीज़ें इंडिया में उगाने की सबको प्रभावित किया। द प्रोसेस ऑफ गिविंग स्ट्रेस ऑन कल्टिवेशन ऑफ प्रॉफिट गिविंग कैश क्रॉप इंस्टीट्यूट ऑफ फूड ग्रेन्स इन इज नोन एज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और इसी के चलते जो फार्मर्स थे उन्होंने अपनी ज़मीन में कॉटन उगाना शुरू किया, टोबैको, टी ये सारी चीज़ें अपनी ज़मीन में उगाना शुरू किया, जिसके चलते जो उनका जो खाने पीने का सामान था वो बहुत ही कम होने लगा, धीरे धीरे करके बहुत ही कम होने लगा। वो भूखे मरने लगे, प्यासे होने लगे, जिसमें कि ब्रिटिश ने कुछ भी अपना काम नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा अगर गवर्नमेंट चल रहा है तो हम अपने फार्मर्स को कुछ अच्छी सुविधाएं दें। और इसी के चलते जो इंडिया में व्यापारिक शुरू हो गया, सबने खाने पीने के सामान बंद कर ये सारी चीज़ें लाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ब्रिटिश क्या चाहती है, उनको कैश पैसे चाहिए, उन्हें ग्रेन्स नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे कर ग्रेन्स को हटा दिया और धीरे धीरे कर टोबैको, टी, इंडिगो, कॉटन को धीरे धीरे कर लाया। और टी, टोबैको ये बेचा करते थे मार्केट में, उन्हें पैसे मिलते थे और वो पैसे किसको दिया करते थे, ब्रिटिशर्स को। क्यों, टैक्स के लिए। और इसी के चलते ये व्यापार हो गया। अब सब एक खेती बीती अब कुछ भी नहीं रहा, ये सब व्यापार बन गया, सब व्यापार बन गया। और इसी के चलते जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करता था, क्योंकि उन्हें टैक्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लिया करते थे। अब जब मेरे को बताया कि जो उनका खाने पीने का सामान था वो धीरे धीरे को कम होते गया। अब इसी के चलते फ्रॉम 1860 to 900 सेंचुरी इंडिया फेस ग्रेट फेमन बट ब्रिटिश रूलर डिड नॉट टेक मच एफर्ट्स टू ओवरकम इट। और इसी के चलते जब उन्हें खाना पानी नहीं मिला, जब फसल नहीं होने लगी और ये सारी चीज़ें नहीं हुई, तो वहाँ पर फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया। फेमाइन यानी सूखा पड़ जाना, वहाँ पर धीरे धीरे कर सब खाने पीने के तरस जाते हैं, उसके धीरे धीरे उनकी मृत्यु होती है, उसी को कहते हैं फेमाइन। क्या कहते हैं, फेमाइन। और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भी एफर्ट्स नहीं किया कि हम इसको बदले या कुछ पानी की सुविधा लाए। सिमिलरली नॉट मच एक्सपेंडिचर वॉज मेड ऑन द प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई। अब इसके लिए उन्होंने कुछ सुविधा भी नहीं दी कि हम वाटर सप्लाई करें ताकि फार्मर्स बच सके, उनकी मृत्यु ना हो, वो यहाँ से कहीं और पर ना जाए। ऐसा ब्रिटिशर्स ने नहीं सोचा और इसके चलते बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और भी जो थोड़े बहुत लोग थे वो यहाँ वहाँ जाकर कुछ, अगर उनकी कुछ जान पहचान थी तो वो दूसरे के घर पर रहकर खुद का गुजारा कर लेते थे, क्योंकि वो जो उनका थोड़ा रीजन था वहाँ पर पानी की कमी हो गई थी, जो फूड ग्रेन्स की उसकी भी कमी हो गई थी। अब पढ़ेंगे डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम ट्रांसपोर्ट अगर जैसा बैलगाड़ी से धीरे धीरे करेंगे तो हमको परवड़ेगा नहीं, हमारा बहुत ही ज़्यादा लेट डेवलपमेंट होगा। और अगर हम कम्युनिकेशन यानी किसी से बातचीत नहीं करेंगे, अगर कोई हम पर आर्मी हम पे हमला करने आ रहा है तो हमें जल्दी से पता चल जाना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हमें संदेशा भेजा रहा है कोई तो हमें 1-2 दिन बाद पता चले, तब तक वो इंडिया में हलकर वॉर भी कर देगा। तो उन्होंने सोचा कि इसको हटाना चाहिए। फॉर इंक्रीज इन ट्रेड एंड कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश डेवलप मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। अब उन्होंने जो उनका डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा फास्ट अपने देश को उनका इनकम इंक्रीज़ करने के लिए, ट्रेड इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सिस्टम लाया। इन 1853 द फर्स्ट रेलवे ऑन द रूट ऑफ मुंबई टू थाने। और उसी के चलते इन 1853 में
1853 याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1853 फर्स्ट रेलवे, हमारे इंडिया में फर्स्ट रेलवे कब चला था? 1853 में। कहाँ से लेकर कहाँ तक? मुंबई से लेकर थाने तक हमारे इंडिया में पहला रेलवे चला था। किसके दायरे में रहकर? ब्रिटिशर्स के। इन द सेम ईयर ब्रिटिश स्टार्टेड टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया, और उसी समय जो ब्रिटिशर ने टेलीग्राफ करना शुरू किया, यानी कि थोड़ा सा फ़ोन का भी थोड़ा शायद से आ गया था, फ़ोन का या फिर कोई मतलब रहता ना टेलीग्राम करने का, थोड़ा थोड़ा संदेश जाता है, कुछ ऐसा टेक्निकल रहता है, उसके चलते उन्होंने उसका भी डेवलपमेंट किया था। ड्यू टू इट ऑल सिटीज़ एंड मिलिट्री स्टेशन गॉट कनेक्टेड टू वन अनदर, और इसी के चलते जो उनकी मिलिट्री थी, मिलिट्री स्टेशंस थे और जो सिटीज़ थे वो मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते थे, उन्हें मतलब बहुत ही ज़्यादा समय पर उनका खत नहीं जाया करता था। वो मतलब कॉल किया, मतलब ऐसा थोड़ा कॉल किया तो उनके पास सीधा सीधा सिग्नल जाता था, वो मतलब बातचीत कर पाते थे, उन्हें चिट्ठी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और इसी के चलते जो उनका मतलब डेवलपमेंट था वो धीरे धीरे फास्ट होने लगा, और उन्होंने ज़्यादा टैक्सेस लेने शुरू किए। उसके चलते और भी वो बहुत ही खुश रहा करते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। क्यों खुश रहा करते थे? क्योंकि वो इतना सारा टैक्स लेते थे, वो इंडियन डेवलपमेंट के लिए नहीं, ब्रिटिशर्स के डेवलपमेंट के लिए लेते थे। अब जो इंडियन पीपल्स थे वो बहुत ही उस समय बहुत दुखी रहा करते थे। सिमिलरली द ब्रिटिश ऑल्सो स्टार्टेड अ पोस्टल सिस्टम। अब उसी समय पोस्टल सिस्टम भी उसी समय बताया गया था, मतलब चिट्ठी के ऊपर एक पोस्ट लगाने का और अपनी सिटी से दूसरी सिटी में भेजने का, वही पोस्टल सिस्टम भी उस समय चला करता था। ड्यू टू ऑल दिस डेवलपमेंट्स, और इसी सब डेवलपमेंट्स के कारण देयर वॉज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइफ ऑफ द इंडियन, और इसी के चलते जो इंडियन का टैक्सेस और भी बढ़ते गया, ब्रिटिशर्स का और भी डेवलपमेंट होते गया, तो इसमें पूरा का पूरा जो बेनिफिट था वो ब्रिटिशर्स को था, और पूरा का पूरा डिसएडवांटेजेस जो बुरा हाल हुआ, किसका बुरा हाल हुआ? खाली और खाली इंडियंस के पीपल का खाली बुरा हाल हुआ। ड्यू टू दिस देयर वॉज अ इंक्रीजिंग सेंस ऑफ यूनिटी अमंग देम, और इसी के चलते जो किसके बीच में सेंस इंक्रीज हुआ, किसके बीच में यूनिटी आई? ब्रिटिशर्स के बीच में और यूनिटी आई। इंडियन पीपल्स उतना कुछ कर ही नहीं पाते थे। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन ह्यूज taxes on goods exported from India to England. On the other hand, very less taxes was imposed on goods imported from England to India. जब इंडिया से कोई माल अगर इंग्लैंड में जा रहा है तो उस पर बहुत ही कम टैक्स, बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस लगाते थे। अब टैक्सेस क्यों उस पर ज़्यादा लगाते थे? क्योंकि अगर सामान बन रहा है तो उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, और वो पैसा कहाँ पे जाएगा? यूरोप के पास जाएगा। और अगर वहाँ से कोई सामान आता था तो उस पर बहुत ही कम टैक्सेस लगाते थे। इस समय से ज़्यादा टैक्सेस, और इस बार से और उस तरफ से कम टैक्सेस, और अगर वहाँ से कम टैक्सेस आ रहा है तो इंडिया को बेनिफिट क्या होगा? कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। और अगर यहाँ से टैक्सेस ज़्यादा जा रहा है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऐसा किसका चाल था? ये ब्रिटिशर्स का चाल था। मतलब इन्होंने सोचा कि हमारा जो इंग्लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और इंडिया गरीब का गरीब ही रह जाएगा। ऑल्सो द गुड मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड वेर मशीन मेड एंड हैंस देयर वॉज मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। और इसी के चलते जो इंग्लैंड था वहाँ पर मशीन्स का ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, और जो गुड्स थे, जो उनके सामान थे, वो किससे बना करते थे? मशीन्स से बना करते थे, जिसमें कि उनका कॉस्ट, जो उनका रुपया जो सामान के ऊपर लग रहा है वो बहुत ही कम लगता था, और जो उनका समय था वो भी बहुत ही बच रहा था। उनका मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम, और समय भी बच रहा था और ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा था, और उनका जो कॉस्ट था जो उस पर लग रहा है, जो उसका पैसा लग रहा है, वो मतलब बहुत ही कम लगता था। जैसा समझ लो इंडिया में 10 रुपया लग रहा है तो वहाँ पे 2 रुपया लगेगा। इंडिया में जो सामान जा रहा है यूरोप में उस पर 10 रुपया लग रहा है, तो वहाँ पे जो सामान बन रहा है उस पर 2 रुपया लगेगा। अब जो 2 रुपया लगेगा वो अभी उसको 3 रुपये में देंगे हमें, तो हमें नहीं सही होगा। और हम उनको कुछ सस्ते में, वो भी दो वाला सामान 20 में दे रहे हैं तो उनका प्रॉफिट है। और अगर हम
10 वाला सामान अगर हम 12 में दे रहे तो क्या हमारा प्रॉफिट होगा? नहीं होगा प्रॉफिट। यही किसका प्लान था? ब्रिटिशर्स का प्लान था। Sorry, also goods manufactured in India where machines made of hands their maximum production at minimum cost. To compete with such cheap products was difficult for Indian artisans. अब जो सस्ते प्रोडक्ट्स थे वो मतलब जो हमारे इंडिया वो सस्ते प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में ज़्यादा कॉस्ट लिया करते थे, ऐसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगे। जो कुछ हमारे इंडिया में भी बहुत सारे आर्टिसंस कलाकार थे जो उनको प्रॉब्लम होने लगा उस प्रोडक्ट्स को लेकर। इवेंचुअली इट लेड टू क्लोजिंग डाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड मैनी आर्टिसंस बिकम अनएम्प्लॉयड। अब जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ पर ज़्यादा कंपनीज बनने लगी, जो यूरोप था उसमें बहुत सारी कंपनीज बनने लगी, जिसमें से और जिसके चलते वहाँ के लोग उस कंपनीज में काम करते थे। वहाँ के लोग उस कंपनीज में काम करते थे, उनको जो उनका घर खर्च था वो सब निकल जाता था। पर इंडिया में इतना कम पैसा मिल रहा है, 2 रुपये 4 रुपये मिल रहा है एक सामान के पीछे, तो कितने लोग उसमें काम कर पाएंगे? जैसे 10 12 20 25, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। इसलिए धीरे धीरे कर जो इंडस्ट्रीज़ जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ था वो धीरे धीरे कर इंडिया में बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया, क्लोजिंग डाउन, यानी पूरा बंद होती चले गया। और इसके चलते हमारे इंडिया में बेरोज़गारी ज़्यादा दिखाई देती है। आज भी बेरोज़गारी ज़्यादा है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं मिलते, और अगर काम मिलते भी हैं तो उसमें कुछ उनका प्रॉफिट नहीं रहता। चलते इंडिया में बेरोज़गारी बढ़ गई। अब डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब जब बेरोज़गारी बढ़ी तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि इंडिया में बेरोज़गार ज़्यादा हो रहा है, खेती भी नहीं कर पा रहे, ब्रिटिशर्स ने सब कुछ छीन लिया उन्हें एक्सप्लॉइटेड करके। इसलिए कुछ जो बिजनेसमैन थे वो धीरे धीरे कर सामने आ रहे थे ब्रिटिशर्स को, मतलब थोड़ा समझा बुझा कर, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर या फिर थोड़ा सा अंदर बाहर कुछ ऐसा करके वो जो बिजनेसमैन थे वो धीरे धीरे आगे आ रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इंडस्ट्रीज़ फॉर्म किया। तो उसमें जो कुछ हमारे इंडियन के पीपल्स थे उनको वहाँ पर काम कराया जाता था, ना कि ब्रिटिशर्स को रखा जाता था, क्योंकि वो इंडियन कंपनी था, इसलिए वहाँ पर इंडियन का रूल हुआ करता था। मतलब उस कंपनी में इंडियन काम किया करते थे। ड्यू टू लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट, एक्सपीरियंस of management and capital, the Indian businessman could not come forward in a large number। और जो थोड़े मतलब जो बिजनेसमैन थे वो थोड़े बहुत बिजनेसमैन आए थे, ना कि सब बिजनेसमैन आए थे। अब जो एकदम बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो आगे निकल गए, छोटे मोटे जो थे वो आगे नहीं निकल पाए। अब जो आगे निकले वो किस तरह निकले? उन्होंने ब्रिटिशर्स थे जो उनका मतलब प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए ब्रिटिश मतलब जो प्रॉब्लम था वो सबके पास था, पर जो ये बिजनेसमैन थे इन्होंने कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना किया और आगे निकले। यहाँ पे लिखा ना, येट सम ऑफ देम बिल्ड अप देयर बिजनेस बाय ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम्स। इन 1853 कावसजी नानाभोई दावर स्टार्टेड द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन मुंबई। यानी जो एक कावसजी नानाभोई दावर जो ये थे, इन्होंने सबसे पहला इंडस्ट्री चलाया था, सबसे पहला फैक्ट्री। जब ब्रिटिश आई थी उसके बाद इनका सबसे पहला फैक्ट्री था, सबसे पहला मिल था। किसका मिल था? कपड़ों का, टेक्सटाइल यानी कपड़ों का मिल था। कहाँ पर शुरू किया इन्होंने? मुंबई में। इन 1855 द फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टार्टेड एट रिसरा इन बंगाल। यानी कि और जो पहला जो जूट का मिल जो हम देखते गांव में एक बोरी होती है सोखते की, उसी के तरह एक जो उस बोरी को सिला जाता है, जो रस्सी होती है उसे जूट कहते हैं। मतलब थोड़ा ब्राउनी कलर का, थोड़ा चमकीले कलर का रहता है ये जूट का जो रस्सी होता है। उसका पहला कंपनी स्टार्ट हुआ था इन 1855। कहाँ पर? रिसरा। वो रिसरा कहाँ पर है? बंगाल में है। इन 907 जमशेदजी टाटा स्टैब्लिश द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। अब 907 यानी कि जब 19वीं सदी आई तब
टाटा आए थे। टाटा कौन? जमशेदजी टाटा। अब ये हम जिन्हें जानते रतन टाटा, ये इनका उनके साथ कुछ खानदानी रिलेशन था। ये जो जमशेदजी टाटा है वो ये रतन टाटा के पूर्वज हैं। और उसी के चलते जो जमशेदजी टाटा थे उन्होंने भी ओवरकम आए, वो भी ब्रिटिशर्स से थोड़ा लड़ाई कर कर थोड़ा उन्हें भी समझा बुझा कर सामने आए। उन्होंने आयरन स्टील की कंपनी लाई। कहाँ पे लाई? जमशेदपुर में। इन इंडिया कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज केम टू बी स्टार्टेड। और धीरे धीरे कर कर जो कोल के, जो कोयले की, मेटल की, चीनी की, शुगर, सीमेंट और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज शुरू हुई। कहाँ पर? इंडिया में। वो इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स के नहीं बल्कि इंडियन पीपल्स की थी। वो इंडियन पीपल्स की थी। अब ये इंडस्ट्रीज आप पूछोगे क्यों शुरू की गई थी? अब ये इंडस्ट्रीज इसलिए शुरू की गई थी ताकि जो इंडिया में बेरोजगारी आई थी, जिसके चलते जो इंसान थे वो खा पी नहीं पा रहे थे, खुद का खर्चा नहीं निकाल पा रहे थे, वो टैक्स भरने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए इतने सारे जो लोग थे, जो जमशेदजी टाटा और बाकी सारे लोग, उन्होंने सोचा कि फैक्ट्री लाएंगे, इंडस्ट्रीज लाएंगे तो जो इंडिया में बेरोजगारी कम हो जाएगी। इसी के चलते उन्होंने ऐसी सारी कंपनीज लाई, बड़े बड़े कंपनी जिसमें ज़्यादा मजदूर लग सकेंगे। सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स। सोशल और कल्चरल इफेक्ट क्या हुआ? इन द 19th century यूरोप अ न्यू era took shape on the basis of value like humanitarianism, democracy, nationalism, liberalism। अब जो इनका इस जो ये वैल्यूज़ थे, जो यूरोप की पीपल में थोड़ा जो वहाँ पे जो यूरोप के जो पीपल्स थे उनके अंदर डेमोक्रेसी आ गई, लोकतांत्रिक बन गए और वहाँ के जो उनका डेवलपमेंट होते गया। दिस चेंजेस इन द वेस्ट लेड टू ऑब्वियस रिक्रप्शन इन इंडिया। और जो उनका डेवलपमेंट, जो उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट किया अपने यूरोप में। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा कि ये डेवलपमेंट हम इंडिया में करेंगे, ये डेवलपमेंट हम इंडिया में करेंगे ताकि हमें और भी प्रॉफिट हो। प्रॉफिट उन्हें होगा, हमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ था उस समय। फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश हैड टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी। अब जैसे कि यूरोप को वो समझ गए थे, इसलिए वहाँ पर अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। अब बारी आई इंडिया की। इंडिया को भी ब्रिटिशर्स को समझना था। ब्रिटिशर्स को इंडिया में समझना था कि यहाँ पे क्या क्या किस तरह से होता है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें इंडियन सोसाइटी में उन्हें सीखना था ताकि वो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही स्मूथली हैंडल कर सके। For this purpose, they started studying the tradition, history, literature as well as music, flora and fauna in India of India। अब वो इंडिया में ट्रेडिशंस, इंडिया का ट्रेडिशन सीखने आए थे। हिस्ट्री क्या हुआ है इंडिया में वो सारी चीज़ें पता करने, लिटरेचर क्या है उनका, मतलब उनकी परंपरा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो कौन सा उनका म्यूज़िक, कौन सा वो सॉन्ग सुनते हैं, कौन सा इनका पूर्वज का सॉन्ग है, फ्लोरा एंड फाउना, पशु पक्षी, ये सारी चीज़ों के बारे में ब्रिटिश धीरे धीरे कर इंडियन से अडॉप्ट करते थे, इंडियन कल्चर में से अडॉप्ट करते थे, वो खुद भी सीखा करते थे। In 1784, Sir William Jones, an English officer, established the Asiatic Society of Bengal at Kolkata। और इसी के चलते उन्होंने एक विलियम जॉन्स थे, विलियम जॉन्स जो 1784 में आए थे, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी को फॉर्म किया था। कहाँ पर? इंडिया में। मैक्स Muller, a German thinker, was a devout scholar of Indian religion, language and history। अब जो एक मतलब आप सोच सकते हो, जो एक मैक्स मॉयलर जो थे वो एक जर्मन थे। जर्मन होने के बावजूद उन्होंने इंडियन कल्चर को पूरी तरीके से सीख गए थे, एकदम वो उस समय स्कॉलर बन गए थे। उनको से रिलीजन पता चल गया, लैंग्वेज पता चल गया, इंडिया का हिस्ट्री भी पता चल गया। इतने स्कॉलर हो चुके थे वो इंडिया का सारी परिभाषा सब कुछ देखकर। ड्यू टू दिस एग्जाम्पल देयर arose feelings among newly educated Indians to study Indian religion, history and tradition। और इसी के चलते जब इंडियंस को पता चला कि ब्रिटिश हमसे इतना सारा सीख रही है तो हमें भी ब्रिटिश से कुछ सीखना चाहिए। उनकी इंग्लिश भाषा, वो किस तरह अपनी परंपरा यूज़ करते हैं, इसके चलते जो उनका मतलब
ब्रिटिश और इंडिया दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए। वो खाली परंपरा और भाषा में घुल मिल गए थे, उनकी सोच कभी नहीं मिली थी। ब्रिटिशर्स की सोच अलग थी और इंडियन की सोच अलग थी। अब कोई भी अगर साथ में रहेंगे तो घुल मिल जाएंगे। जैसे हमारे पड़ोस है और हम हैं, वो हम उनकी भाषा जान जाते हैं, वो हमारी भाषा जान जाते हैं। उसी तरह इंडिया ब्रिटिश की भाषा जान गई थी, ब्रिटिश इंडिया की भाषा जान गई थी, क्योंकि इतना साल 200 साल तक ब्रिटिश राज किया था। तो उसमें एक दूसरे को भाषा ना जानना ये बहुत ही बुरी मतलब बेवकूफ़ी का काम है। हमें मतलब एक दूसरे से भाषा जान लेनी चाहिए कि ब्रिटिश हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अभी ब्रिटिश कुछ भी बक रहा है, हमें उसको पता ही नहीं चल रहा है वो क्या बोल रहा है, क्या सही है नहीं, और हम कुछ भी बोल रहे हैं ब्रिटिश को समझ में नहीं आ रहा है, ये भी सही नहीं है। इसलिए एक दूसरे को ट्रेडिशन को उनकी कल्चर को समझना जरूरी है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मैनी लॉज इन इंडिया। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडिया में बहुत सारे लॉज को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, सबको बताया। इन 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक पास अ सती प्रोविजन एक्ट। अब जो विलियम बेंटिक जो थे इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। अब आपको पता नहीं कि पहले के ज़माने में जो स्त्रियां हुआ करती थी, अगर उनके पति मर गए तो उनको जला दिया जाता था। तो जो ब्रिटिश के जो एक विलियम बेंटिक जो थे, जो 1829 में आए थे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए, अभी हम देखते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। इन 1856 लॉर्ड डलहाउसी पास अ विडो रीमैरिज एक्ट। अब जब 1856 में कौन आए, डलहाउसी, वो पहले भी थे और धीरे धीरे चल भी रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि उनको जला दिया जाता है, बहुत ही बुरी बात है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो इंडिया में जो औरतें थी वही औरतें ब्रिटिशर्स में भी थी, ब्रिटिशर्स में भी औरतें थी। तो जाहिर सी बात है इंडिया में पालन हो रहा तो ब्रिटिशर्स को भी पालन करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे। किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। और उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला मरती है तो उसे विधवा बनकर रहने का कोई हक नहीं है, मतलब विधवा नहीं बनना चाहिए वो, बल्कि उसे रीमैरिज करना चाहिए, उसे दूसरा पति वापस ढूंढ लेना चाहिए। दिस एक्ट वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल रिफॉर्म्स। अब ये जो ये एक्ट है वो धीरे धीरे करके आगे की पीढ़ी को भी समझ में आया, इसलिए आज की पीढ़ी भी वही कर रही है और ये बहुत ही अच्छा भी साबित माना जाता है। फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया द ब्रिटिश रिक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस। अब इंडिया को अगर मतलब ब्रिटिशर्स को इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो उन्हें भी चाहिए कि जो इंडियन है वो ब्रिटिश लैंग्वेज को जाने। इसलिए उन्होंने उनको मतलब स्टडी का हक दे दिया। किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने इंडियन को। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मैकॉले इन 1835 इंडियन इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड बीइंग इम्पार्टेड इन इंडिया। अब जो इंग्लिश एजुकेशन जो था, बच्चों को इंग्लिश सिखाना, बड़ों को इंग्लिश सिखाना, बुजुर्गों को इंग्लिश सिखाना, ये जो एजुकेशन था लॉर्ड मैकॉले के अंडर ये सारी चीज़ें हो रही थी कि अगर हमें इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, इंडिया से जो मज़दूर लेने हैं, तो अगर हम लेंगे तो उनसे बात किस तरह करेंगे, उन्हें हमारी भाषा समझ में तो आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इंग्लिश जो एजुकेशन था सबको प्रोवाइड किया। थ्रू न्यू एजुकेशन इंडियन वेर इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न थॉट्स। अब जो उनको न्यू एजुकेशन मिले तो उन्होंने वेस्टर्न थॉट्स को भी जाना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में सब किस तरह रहते हैं, किस तरह पहनते हैं, किस तरह बात करते हैं, किसका मतलब क्या होता है। मॉडर्न रिफॉर्म साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब वो साइंस और टेक्नोलॉजी को भी धीरे धीरे जान चुके थे उस समय। इन 1857 यूनिवर्सिटीज़ वेर स्टैब्लिश एट कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास, चेन्नई। अब बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ थे वो इंडिया की तरफ से भी मुंबई में, मद्रास में, कोलकाता में इस्टेब्लिश होने लगे थे। ब्रिटिशर्स ने थोड़ी सी छूट दी थी उस समय। The Western educated middle class Indian led to social reform movement in India। अब इसी के चलते जो वेस्टर्न की जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने मिडिल क्लास को भी एकदम बरोबर शिक्षा दी और उन्हें भी इंडिया में एक मूवमेंट चला गया, आंदोलन चला गया, जिसके चलते उस समय का माहौल बहुत ही 19 का माहौल था, इसलिए थोड़ा बहुत सुधर गया था। ब्रिटिश थोड़ा सा
छूट उस समय दे दिए थे। इसी के चलते जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म हुआ। इफ़ एनी डाउट वॉज देयर देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगला वीडियो के लिए आप अगर आपको हमारा अगला वीडियो भी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके चलते आपको जो हमारी नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।